Hello students, welcome to concept classes. So this is our structure of atom part 2. So in the previous video I have discussed discovery of electron, proton and neutron. तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, देन प्रोटॉन की एंड देन न्यूट्रॉन की। और मैंने डिस्कस किया था कि 1896 में कैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे ट्यूब में और वहां से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद ये पता लग गया था कि जो मैटर होता है, मैटर का जो सबसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एटम नहीं होता। एटम इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो एटम होता है वो भी हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो इतना पता चल चुका था। लेकिन अब ये पता करना था कि ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एटम्स में किस टाइप से अरेंज होते हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर का पता लगाना था। तो बारी बारी हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अनुसार एटम का मॉडल प्रपोज किया, एटम की स्ट्रक्चर को बताया और उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गई, कुछ कमी रह गई। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और एटम के मॉडल को बताया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स को प्रपोज किया। देखिए, सबसे पहले स्टडी करते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो देखिए, सबसे पहले जो एटम का मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था 1898 में। ठीक है, तो जे थॉमसन ने 1898 में क्या बोला था, क्या प्रपोज किया था कि जो एटम होता है, एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप। जो एटम होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। और उसका रेडियस जो होता है एटम का वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, जे थॉमसन जी ने 1898 में क्या बोला कि जो एटम होता है, एटम हमारे स्फेरिकल शेप का होता है। अब सीधी सी बात है, अगर स्फेरिकल शेप होगा तो उसका कुछ रेडियस होगा और रेडियस जो होता है एटम का वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, बहुत ही छोटा नंबर है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और वो जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब एटम का जो मास होता है उस पूरे मास में यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या, पॉजिटिव जो चार्ज होता है। ठीक है, दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स एम्बेडेड इनटू इट। तो देखिए, जे थॉमसन ने अपने मॉडल को वाटरमेलन से भी कंपेयर किया था। जिस तरीके से हमारा तरबूज होता है, तरबूज में जो हमारा लाल वाला पार्ट होता है, जो हमारा गूदा होता है ना, जो लाल वाला पार्ट होता है, तो बेसिकली उसने बोला वो जो रेड वाला पोर्शन है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और वो जो बीच में हमारे जो तरबूज में बीज धसे होते हैं, आप देखते हो ना, जब भी आप तरबूज खाते हो तो उसमें बीच में बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, तो वो जो बीज होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन से उसने कंपेयर किया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जे थॉमसन ने क्या बोला। जो एटम होता है, एटम इज अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें धसे होते हैं, ठहरे होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। जिस तरीके से हमारा जो वाटरमेलन होता है, जो हमारा तरबूज होता है, तरबूज में जैसे हमारे जो बीज होते हैं वो बीज हमारे धसे हुए होते हैं, किसमें, वो जो हमारा पूरा का पूरा जो गूदा होता है, जो रेड वाला हमारा होता है जिसे हम खाते हैं। तो इसीलिए जे थॉमसन ने अपने मॉडल को वाटरमेलन मॉडल से भी कंपेयर किया था, उसकी तुलना की थी। ठीक है, an important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। और देखिए, जे थॉमसन के मॉडल में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, उन्होंने ये अज्यूम किया था, उन्होंने ये माना था कि जो एटम का मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो पूरे एटम में एक जैसा फैला हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि एटम का सारा मास एक जगह पे होता है। तो जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या प्रपोज किया था, एटम स्फेरिकल शेप का होता है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। सो दिस इज अ एटम। तो देखिए, एटम इज अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरा एक एटम है जो स्फेरिकल शेप का है और एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, थ्रू आउट दिस स्फेयर। तो इस पूरे स्फेयर पे एटम का मास फैला हुआ है, हर जगह एटम का मास है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह एटम का मास है। दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और
जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे मास पे हर जगह फैला हुआ है, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड है। आप देख सकते हो ये पूरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है जो पूरे मास पे फैला हुआ है, और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेडेड है, जो धसे हुए हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है जब कोई चीज फिक्स होती है, धसी हुई होती है, ठीक है। जिस तरीके से जो खीर होती है, अगर मैं खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल देता हूं तो वो भी हमारा यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे जो मैंने खीर ले ली अपनी, तो मेरा खीर क्या हो गया, खीर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो पूरी पॉजिटिव चार्ज हो गई। और उस खीर में जो बीच बीच में आपके ड्राई फ्रूट्स हैं जो पड़े हुए हैं, जो एम्बेडेड है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इस टाइप से कंपेयर कर सकते हो प्लम पुडिंग मॉडल से भी या वाटरमेलन मॉडल से भी। वाटरमेलन मॉडल में क्या होगा कि आपका जो तरबूज होता है वो पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो गूदा वाला पार्ट होता है, रेड वाला पार्ट होता है, और जो आपके बीज होते हैं उनको आप इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर सकते हो। एंड दैट सीड्स आर एम्बेडेड इनटू द वाटरमेलन, और वो जो सीड्स होते हैं वो हमारे उसमें धसे हुए होते हैं। तो इस टाइप से जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था। अब देखिए जे थॉमसन ने एटम की स्टेबिलिटी को तो बता दिया था कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारा जो एटम होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है। लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री बता नहीं पाए थे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जीज को बता पाए थे, ना वो ये बता पाए थे इलेक्ट्रॉन किस टाइप से अरेंज होते हैं। बस उन्होंने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। और बाद के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उनके जो रिजल्ट आए थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे जे थॉमसन से। तो जे थॉमसन का जो मॉडल है वो बहुत ही सीरियस ड्रॉबैक से हमारा रह गया, ठीक है। बस वो ये बता पाए थे कि जो एटम होता है वो हमारा स्टेबल होता है, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके अलावा वो कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए थे एटम के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट मॉडल की स्टडी करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो अब हमारे जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो कौन थे, हमारे रदरफोर्ड जी थे। तो देखिए रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल। तो देखिए ये जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था इसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अभी हम समझेंगे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, तो जो रदरफोर्ड है और उनके जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या किया, बम्बार्ड किया। बम्बार्ड का मतलब होता है ना किसी चीज का टकराना, ठीक है। बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट ने मिलकर ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या काम किया, बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड मतलब जो हमारा एटम होता है, सोना होता है, गोल्ड की बहुत ही पतली सी एक फॉइल ली थी, और उस गोल्ड फॉइल की बम्बार्टमेंट कराई थी किससे, अल्फा पार्टिकल से। बताऊंगा अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ए स्ट्रीम ऑफ वेरी हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड मेटल। आप देख सकते हो ये मेरी एक बहुत ही पतली सी प्लेट है गोल्ड की बहुत पतली सी एक फॉइल है। इस गोल्ड की फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई थी, अल्फा पार्टिकल की टक्कर कराई थी किससे, गोल्ड की फॉइल से। और यहाँ पे जो गोल्ड की फॉइल है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर है। 100 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। सो 1 नैनोमीटर इज बेसिकली 10 की पावर -9 मीटर। तो गोल्ड की जो फॉइल है वो बहुत ही पतली है, वो इतनी पतली है कि उस गोल्ड की फॉइल का जो साइज है वो लगभग गोल्ड के एटॉमिक साइज के बराबर है। मतलब आप ये मान सकते हो कि वो जो गोल्ड की फॉइल है, अब देखो गोल्ड की फॉइल है तो सीधी सी बात है उसमें सारे एटम्स किसके होंगे, गोल्ड के होंगे। तो उस फॉइल की जो थिकनेस है वो लगभग हमारे गोल्ड के जो एटम है उसके साइज के इक्वल है। दैट मीन्स वेरी थिन गोल्ड फॉइल। उसके बाद देखिए The thin gold foil has a circular fluorescent zinc sulfide screen around it। अब ये जो thin gold foil है इसके अराउंड आप देख सकते हो ये आपकी एक सर्कुलर क्या है, हमारी जिंक सल्फेट की स्क्रीन है। और ये जो जिंक सल्फेट की स्क्रीन होती है, आपको पता है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, सॉरी, ये जो आपके यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है ये हमारी फ्लोरसेंट होती है। फ्लोरसेंट का मतलब अगर इस स्क्रीन पे हमारे पार्टिकल्स बम्बार्ड करेंगे, टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पे एक फ्लैश प्रोड्यूस होगा, एक चमक पैदा होगी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पे आके स्ट्राइक करें, ठीक है। जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारी फ्लोरसेंट होती है। फ्लोरसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर इस स्क्रीन के ऊपर हमारे पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे प्रोटॉन्स हो, तो इस स्क्रीन पे बहुत ही
टाइनी, बहुत ही छोटा सा एक फ्लैश प्रोड्यूस होगा, एक चमक होगी जिससे हम बता सकते हैं डिटेक्टर में देख के कि यहाँ हमारा अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया है। क्योंकि इन पार्टिकल को हम देख नहीं सकते, दे आर सो स्मॉल, दे आर इनविजिबल, सो हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ढंग से बताता हूं। तो जो रदरफोर्ड है और उसके जो स्टूडेंट है, उन्होंने मिलके जो एक्सपेरिमेंट किया, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए 1896 में हेनरी बैक्यूरेल 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने देखिए 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से अपने आप रेडिएशंस एमिट होती है। सम एलिमेंट्स एमिट रेडिएशंस बाय देयर ओन। ठीक है, 1896 में रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई थी। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी और उन्होंने क्या बताया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप, जिनमें से हमारी कुछ रेज निकलती हैं, वो हमारे कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं। और वो 3 टाइप की रेडिएशंस होती हैं जिसमें हमारे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं और गामा। सो अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। तो उस टाइम हमारी रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई थी। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को लिया हुआ है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ हमारे पास एक रेडियो एक्टिव हमारा एलिमेंट है। जैसे मान के चलिए मैंने लेड ले लिया। जो लेड होता है पीबी, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो लेड होता है उसमें से हमारे पार्टिकल्स एमिट होते हैं, उसके न्यूक्लियस में से हमारे पार्टिकल्स निकलते हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी वगैरह आप सब डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में, जब आप न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ोगे। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से अपने आप, यानी स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस एमिट होती हैं। ये 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, 3 टाइप की हमारी यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जो होती है, 3 टाइप से हमारे पार्टिकल्स निकलते हैं। 3 टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहाँ आप देख सकते हो, ये मेरा लेड का ब्लॉक है ताकि हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो साइड में ना जाएं। ठीक है, सो लेड के ब्लॉक के बीच में यहाँ पे हमने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रख दिया। मान के चलिए मैंने लेड का एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट में से क्या होगा? अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। आगे हमारी लेड की प्लेट है। ये लेड की प्लेट क्या काम कर रही है? ये अल्फा पार्टिकल को एब्सॉर्ब कर लेगी और इसके बीच में एक छोटा सा होल है और उसी होल में से हमारे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे ताकि वो साइड में स्कैटर ना हो। वो जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं उसकी जो बीम है वो नैरो बीम हो जाए, वो साइड में फैले नहीं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रास्ते में एक लेड की प्लेट को लगा दिया है। फिर ये जो अल्फा पार्टिकल की बीम है ये आगे जाती है, इस लेड की प्लेट में जो होल है उससे निकलती है और फाइनली ये जो गोल्ड की फॉइल है, इस गोल्ड की फॉइल से जाके बम्बार्ट होती है। बम्बार्टमेंट मतलब टक्कर होती है। किसकी टक्कर होती है? अल्फा पार्टिकल्स की। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देख सकते हो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करे किसके साथ? गोल्ड फॉइल के साथ। और पीछे ये जो आपकी स्क्रीन है ये किस चीज की है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। जब भी अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे टकराएंगे तो यहाँ पे टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस होगा, छोटा सा फ्लैश प्रोड्यूस होगा, चमक होगी, जिससे पता लगा सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स किस जगह पे जाके टकराए। ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब हम देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई थी, क्या देखा गया था इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो क्या हो गए? इस कॉइल से पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन से। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी रुकावट के फॉइल में से सीधे निकल गए। कोई रुकावट नहीं हुई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अपने रास्ते से बिल्कुल भी वो डेविएट नहीं हुए, सीधे आए और सीधे ही निकल गए। पहली ऑब्जर्वेशन ये देखी गई थी। सेकंड देखिए, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। बहुत ही थोड़े, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब बहुत ही थोड़े ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, मतलब जो बहुत ही छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी? अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, और बहुत थोड़े मतलब अराउंड 20,000 में से एक, तो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था
जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया, जो बाउंस बैक हो गया, जो वापस अपने रास्ते पे चला गया। तो ये यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस देखी गई थी रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए मैं आपको बताता हूं, तो क्या देखा गया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल, तो देखिए ये मेरी यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल है, आप देख सकते हो बीच में ये जो आपको दिख रहे हैं गोल गोल, ये हमारे गोल्ड के एटम है। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं गोल्ड की फॉइल ले रहा हूं तो गोल्ड की फॉइल में क्या होगा, सारे एटम्स किसके होंगे, गोल्ड के होंगे। तो ऑब्जर्वेशन को समझते हम, तो जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट कराई थी गोल्ड की फॉइल के साथ, तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ था, पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा गया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। हमारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, लगभग सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो इस गोल्ड फॉइल में से निकल गए बिना किसी डेविएशन के, बिना अपने रास्ते से भटके हुए, वो सीधा का सीधा निकल गए। देख सकते हो आप, ये निकल गया, ये निकल गया। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्ट मतलब अपने रास्ते से नहीं हटे, वो सीधा ही निकल गए। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये देखी गई थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो हमारे स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे ये मेरा अल्फा पार्टिकल आया, आके इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया, तो देखिए बहुत ही छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है। इसी तरीके से एक ये मेरा अल्फा पार्टिकल आया, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो आप देख सकते हो बहुत ही थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है। तो अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल, तो बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। और बहुत कुछ, बहुत ही ना के बराबर, जैसे 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ऐसे सीधा आया, आने के बाद बम्बार्टमेंट हुई और वापस उसी रास्ते से चला गया, डेट इज कॉल्ड 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन ये बहुत ही थोड़े थे। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, देखिए इससे क्या समझ आता है। पहली चीज तो, अगर जैसे जे थॉमसन ने बोला था, जे थॉमसन ने क्या बोला था, जो एटम होता है, एटम का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एटम। एटम का जो मास होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम पे फैला हुआ होता है। अगर ऐसा होता, ध्यान से समझना, अगर जैसे जे थॉमसन जी ने बोला था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास जो होता है वो पूरे एटम पे फैला होता है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होते, अल्फा पार्टिकल हमारे जो गोल्ड की फॉइल है उसमें से आराम से निकल जाते, क्योंकि सारा मास पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी होते हैं, इनका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे जो अल्फा पार्टिकल है वो हमारी जो गोल्ड फॉइल है उससे सारे के सारे पास हो जाते हैं। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होते हैं। अगर जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखें तो जे थॉमसन ने क्या बोला था कि ये जो गोल्ड के एटम है, इन गोल्ड के एटम का जो मास है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम, और जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो भी पूरे एटम पे फैला हुआ है। अगर ऐसा होता तो जितने भी अल्फा पार्टिकल है, सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो सारे हमारे पेनिट्रेट कर जाते, एटम में से निकल जाते और बहुत ही थोड़ा डिफ्लेक्शन होता। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या देखी गई कि हमारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी रुकावट के आराम से निकल गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे बीच में कुछ आया भी हो। कुछ अल्फा पार्टिकल हमारे डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल पे। अब देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया नहीं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियाई होता है। देखिए हमारा जो हीलियम एटम होता है ना, हीलियम एटम में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो हमारा जो He2 पॉजिटिव बनेगा, एक मिनट में आपको बता देता हूं। सो बेसिकली जो मेरा हीलियम होता है वो क्या होता है, सो हीलियम इज 2He4। तो देखिए ये मेरा हीलियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। अगर ये हीलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बन जाएगा, ये हीलियम का आयन बन जाएगा, He2 पॉजिटिव बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। तो अगर हमारा हीलियम एटम है वो डबली आयनाइज्ड है, डबली आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। और मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में से पार्टिकल्स निकलते हैं
तीन टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है स्कैटरिंग वाला, इसमें लेड एलिमेंट लिया है, लेड में से क्या निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, और उन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट कराइए, टक्कर कराइए किसके साथ, गोल्ड की फॉइल के साथ, जो बहुत ही पतली है, 100 नैनोमीटर साइज की है, ठीक है। और ये जो अल्फा पार्टिकल है, फिर इनका डिफ्लेक्शन देखा, और ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो बिना किसी रुकावट के सीधे निकल गए, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए तो जो एटम होता है उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम। तो एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, वो खाली होता है, तभी तो ये अल्फा पार्टिकल आराम से निकल गए बिना किसी रुकावट के। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई थी कि अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। तो बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, किस पे, स्मॉल एंगल पे। अब देखिए डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो गोल्ड है, देखिए अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 2 यूनिट चार्ज है, और हमारा जो गोल्ड है, अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो उसके सामने जब कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा वो तभी डिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम है, एटम में सेंटर में कहीं ना कहीं सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम का जो सारा चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर जगह होता है, एटम के बीच में होता है सारा पॉजिटिव चार्ज, और उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो हमारा जो अल्फा पार्टिकल था जो पॉजिटिवली चार्ज था वो वहां पे आया और डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। और इसी रिपल्शन की वजह से आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको समझा देता हूं ये सिनेरियो क्या हुआ था यहाँ पे। सो बेसिकली ये जैसे मेरा गोल्ड का एटम है, इस टाइप से ये मेरा गोल्ड का एटम है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहे हैं सीधा निकल गए, यहां से आ रहे हैं सीधा निकल गए, यहां से आ रहे हैं सीधा निकल गए, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल यहां पे आया वो ऐसे ही डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल पे। अब डिफ्लेक्ट क्यों हुआ क्योंकि यहां पे एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एटम के सेंटर पे, और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, तो ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। समझ आया। और तीसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम, 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो वापस बाउंस बैक हो गया, 180 डिग्री पे चला गया। तो अल्फा पार्टिकल आया, आके न्यूक्लियस से टकराया, मतलब सॉरी अल्फा पार्टिकल आया गोल्ड फॉइल के पास और वापस 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गया, 180 डिग्री पे। अब देखिए 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होने का मतलब पता है क्या होता है कि यहां पे सामने कोई ऐसी चीज आई है, मतलब एटम का जो सारा मास है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। अगर एटम का सारा मास एक जगह पे नहीं होता, जैसे जे थॉमसन ने बोला था एटम का मास पूरे हर जगह फैला हुआ होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस आ जाए, क्योंकि अगर एटम का सारा मास फैला होता तो थोड़ा थोड़ा मास हर जगह होता। अगर सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होते, थोड़े बहुत होते वो सीधा निकल जाते, क्योंकि उस थोड़े से मास से अल्फा पार्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जब हमारा तो कुछ हमारे ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो वापस आ गए 180 डिग्री पे, और वापस वो तभी आएंगे जब सामने कोई बहुत ही भारी चीज मिली हो उसको, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के सामने कोई बहुत ही भारी चीज आई हो, और वो जो भारी चीज है वो क्या है, यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस है जिसपे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। आपने देखा था ना कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे। डिफ्लेक्ट क्यों हुए थे, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजरे थे, और वो जैसे ही न्यूक्लियस के पास आए तो न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उस पॉजिटिव ने अल्फा पार्टिकल पे जो पॉजिटिव प्रेजेंट है उसको रिपेल किया, रिपेल की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए, वो स्मॉल एंगल पे चले गए, ठीक है। अगर यही अल्फा पार्टिकल और पास आता तो यहां पे ये ज्यादा बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट होता, और पास आता और बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट होता, और फाइनली ये बिल्कुल सामने आता तो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां पे रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहीं से हुई थी। जो आप बोलते हो ना एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सारी चीजें यहीं से डिस्कवरी हुई थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी, उन्होंने क्या बोला
कि ये मैं मान के चलो एक गोल्ड का एक एटम ले लेता हूं, तो ये मेरा एक गोल्ड का एटम है, ठीक है। एक एटम बना देता हूं मैं, अल्फा पार्टिकल आए, जो अल्फा पार्टिकल यहां पे आए वो सीधे निकल गए, जो अल्फा पार्टिकल यहां से आए वो सीधे निकल गए, फिर एक अल्फा पार्टिकल आया, ये भी सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया। लेकिन जैसे ही ये वाला अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है, तो ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है ये यहां पे आके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल पे। ये जो अल्फा पार्टिकल यहां आया ये डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल पे। एक और अल्फा पार्टिकल आया, ये लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, और ये जो आया ये भी लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरीके से। लेकिन ये जो बिल्कुल सामने आया ये तो वापस ही चला गया, सीधा आया सीधा ही निकल गया, मतलब सीधा आया टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर एटम के सेंटर में सारा पॉजिटिव नहीं होता तो ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल आ रहे, ये वाले जो रास्ते से आ रहे, ये भी हमारे थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट होते रिपल्शन की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ओनली वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए जो एटम के सेंटर के पास से निकल रहे हैं। इसका मतलब एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, एटम के सेंटर में होता है, बहुत ही छोटे वॉल्यूम में होता है, और एटम का जो सारा मास होता है वो भी कहाँ होता है, एटम के सेंटर में होता है, ठीक है। तभी वो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस 180 डिग्री पे रिट्रेस कर गया अपने पाथ को। तो आई थिंक आपको यहाँ से ऑब्जर्वेशंस क्लियर होगी, ठीक है। और ये जो हमारा दिस स्मॉल पोर्शन इनसाइड द एटम, तो ये जो हमारा छोटा सा पोर्शन है एटम के अंदर जहां पे एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड है और सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसी को रदरफोर्ड ने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने इसी का नाम न्यूक्लियस रख दिया, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड ने अपना क्या मॉडल, उससे पहले हाँ कंक्लूजन्स देखते हैं जो मैंने आपको समझा दिया है। क्या कंक्लूजन निकला था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो एटम में जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो हमारे फॉइल में से निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी रुकावट के सीधे निकल गए। इसका मतलब एटम में जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। तो थोड़े कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट हो गए। द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही थोड़े से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, जिसने क्या करा, रिपेल किया और इन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट किया। अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ होता तो ऐसा नहीं होता कि ये जो अल्फा पार्टिकल है डिफ्लेक्ट हो जाते। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे हमारे एटम में फैला हुआ होता तो सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल जाते और बहुत ही थोड़ा डिफ्लेक्शन होता, लेकिन सभी का होता। क्यों सभी का होता, अगर जे थॉमसन के अनुसार हम मॉडल को लेते कि एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ होता है तो जो भी डिफ्लेक्शन होता वो हर जगह होता, थोड़ा बहुत जो भी होता। लेकिन यहाँ क्या देखा गया कि कुछ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ही थोड़े अल्फा पार्टिकल क्या थे जो 180 डिग्री पे वापस चले गए। और वो वापस क्यों गए, क्योंकि उनके सामने क्या आ गया, एक बहुत ही स्मॉल डेंस हमारा न्यूक्लियस आ गया। Calculations by Rutherford showed that the volume occupied by nucleus is negligible small as compared to the total volume of atom। तो रदरफोर्ड ने जो कैलकुलेशन करी थी उससे क्या देखा कि जो न्यूक्लियस हमारा है जो एटम के सेंटर में होता है, जिसकी मैंने अभी आपको बात की थी, जिसकी डिस्कवरी हुई थी, तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो एटम के वॉल्यूम से बहुत ही कम होता है। मतलब अगर एटम का साइज हमारा 10 की पावर -10 मीटर है, अगर एटम का साइज कितना है 10 की पावर -10 मीटर है, तो न्यूक्लियस का साइज कितना है 10 की पावर -15 मीटर। मतलब एटम के साइज से जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10 टू दी पावर 5, 10 की पावर 5 कम होता है। मतलब एटम जो होता है वो 10 टू दी पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है किससे, न्यूक्लियस से। आप जैसे मान सकते हो अगर आपका जो एटम है, अगर आपका जो न्यूक्लियस है उसको आप क्रिकेट के बॉल के साइज का मानते हो, तो आपका जो एटम होगा वो उससे 5 किलोमीटर बड़ा होगा उस क्रिकेट की बॉल से, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो। तो न्यूक्लियस जो होता है, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, फाइनली हम बात करते हैं। एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो बहुत ही छोटा होता है, जिसका साइज एटम से अराउंड 10 टू द पावर 5 टाइम्स कम होता है। वो जो एटम का जो सारा मास होता है, एटम का सारा जो मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, इसी छोटे से वॉल्यूम में जिसे हमने न्यूक्लियस नाम दिया है। और एटम का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर ही है।
ठीक है, तो ये हमारे रदरफोर्ड का मॉडल था। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम का मोस्ट ऑफ द मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, एक बहुत ही छोटे रीजन में, और इसी रीजन का नाम रदरफोर्ड ने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। सेकंड देखिए, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है। डेट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में। और रदरफोर्ड के मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी कहा गया था, कि जैसे जिस तरीके से हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसी तरीके से रदरफोर्ड ने क्या बोला था, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट में। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है और हमारा जो न्यूक्लियस है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। आपको पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स और हमारे न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता रहता है। तो देखिए, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में। और उन सर्कुलर ऑर्बिट को किससे कंपेयर किया गया था, रदरफोर्ड ने प्लैनेट के मोशन से कंपेयर किया गया था। तो रदरफोर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे सन के अराउंड मूव करते हैं, इसी तरीके से रदरफोर्ड ने क्या बोला कि सन की जगह आप न्यूक्लियस ले लो और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप प्लैनेट की तरह कंसीडर कर लो। तो जिस तरीके से सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की। क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले ड्रॉबैक्स देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। अब देखिए ड्रॉबैक का मतलब है क्या कमी रह गई। अब कमी ये रह गई कि रदरफोर्ड क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ने बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट में, वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटते हैं बहुत तेजी से, वेरी हाई स्पीड से। अब देखिए उस टाइम तक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी डेवलप हो गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी थी वो भी डेवलप हो गई थी, मैक्सवेल ने की थी। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, अभी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पहले आ गई और डिटेल में ये बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है 11th और 12th के सिलेबस में। लेकिन अभी आप बस थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिए जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए मैक्सवेल है, वो भी हमारे साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है, जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल होता है, तो मैं लिख रहा हूं, जब भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल होता है और वो हमारा जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेट करता है, व्हेनेवर आवर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो होगा क्या, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा। किसको एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। उसमें से एनर्जी एमिट होगी, उसमें से हमारी एनर्जी निकलेगी। तो जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और व्हाटएवर, तो जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो हमारा एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि रदरफोर्ड कह रहा है कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया एटम के सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स सर्कुलर पाथ में। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये रिवॉल्व कर रहा है, एक और हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ में। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, अब देखिए तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सर्कुलर पाथ में तो होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन एक हाई वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है। देखिए जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे डायरेक्शन हर बार चेंज होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट में चेंज हो रही है, और जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कर रहा है। और मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी क्या दी थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, यानी कि एनर्जी एमिट होती है। और फाइनली क्या होगा, तो अब देखिए, तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है ना, वो एनर्जी एमिट कर रहा है, तो क्या होगा, उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा न्यूक्लियर में जाके कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एटम है वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ ये चीज़। देखिए, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को जब डेवलप किया था तो मैक्सवेल ने बोला था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, जब भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यू कैन से चेंज इन डायरेक्शन। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो जब भी वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। और क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उसके एक्सेलेरेशन की वजह से क्या होगा, एनर्जी एमिट होगी। और एनर्जी एमिट होने से जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो ऑर्बिट है वो लगातार छोटा होता जाएगा और फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो जाएगा, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो ये जो चीज़ है रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। रदरफोर्ड ने इतना तो बता दिया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का सारा जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर के मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अरेंजमेंट किस तरीके से होगी। क्योंकि इस तरीके से तो मैक्सवेल ने उनकी बात को मना कर दिया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सीधी सी बात है वो एनर्जी को एमिट करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा और फाइनली वो कोलैप्स हो जाएगा, वो गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, आपको पता है प्लैनेट्स हमारे चार्ज नहीं होते, प्लैनेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए जो हमारा सन और प्लैनेट वाला मॉडल है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि प्लैनेट्स अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे क्योंकि प्लैनेट चार्ज पार्टिकल नहीं है तो एनर्जी नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से वो आराम से एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल में जो बोला गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, जिस तरीके से सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। लेकिन मैक्सवेल ने इस बात का मना कर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे लगातार, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज हो रही है। और जब भी हमारी लगातार डायरेक्शन चेंज होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन जरूर होता है, और एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो लगातार एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम हमारा कोलैप्स हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, ये इनकी यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं। आई थिंक आपको रदरफोर्ड का मॉडल समझ आ गया होगा। अब चलिए, अब देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद ये तो पता चल गया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो रदरफोर्ड ने की थी और न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तो देखो ना के बराबर होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, जहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, वहां पे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके फाइनली हमें चार्ज बाय मास रेशियो मिल गया था। पहले ही वो जे थॉमसन ने निकाल लिया था और वहां हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया था, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ना के बराबर होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम का जो सारा मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि प्रोटॉन्स होते हैं। ये तो उसने देख ही लिया था कि न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ में न्यूक्लियस में ही हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि सारा एटम का सारा जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स का मास होता है वो प्रोटॉन्स के लगभग इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन आप बोल सकते हो नियरली इक्वल होता है।
तो जो प्रोटॉन का मास होता है और न्यूट्रॉन का मास होता है वो नियरली इक्वल होता है। तो जो एटम का मास होता है वो कहां से आता है, प्रोटॉन के मास से प्लस न्यूट्रॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन का मास का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने रदरफोर्ड मॉडल की स्टडी की है, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई थी, गोल्ड की फॉइल को लिया था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे जो गोल्ड की फॉइल में से सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। बहुत थोड़े ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। वो क्यों हुए, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास से गुजरे थे। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया और हमारे जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरी चीज, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम, लगभग 10,000 या 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पे वापस चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आया और न्यूक्लियस में सारा का सारा मास होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वहां पे मैक्सिमम रिपल्शन हुई। सबसे ज्यादा रिपल्शन किस केस में हुई, जब हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने से आ रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम रिपल्शन हुई, जिसकी वजह से उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, वापस चला गया 180 डिग्री पे। तो वहां से क्या कंक्लूजन निकला रदरफोर्ड का, कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द एटम इज एम्प्टी। जैसे मान के चलिए यहां पे ये मेरा एटम हो गया, तो ये जो एटम है इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और एटम का जो सारा मास होता है, एटम का जो सारा का सारा मास होता है वो कहां पे होता है, सारा मास एटम का एटम के न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है एटम के अराउंड, ये सारा स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, एटम का सारा मास न्यूक्लियस में होता है, और मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। याद रखना एक चीज, एटम का मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, रदरफोर्ड ने ऐसा बोला था, ड्रॉबैक मैंने आपको समझा ही दिया है। और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो अगर हमारा सारा का सारा चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, सारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ टर्म्स को समझते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद कुछ टर्म्स आ गई थी हमारे यहाँ पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप देख सकते हो, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो क्या देखा गया कि जितने हमारे प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, वो ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है उस एटम का। दोबारा से सुनिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं या फिर उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है उस हमारे एटम का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमारे कितने प्रोटॉन्स हैं, तो हाइड्रोजन में हमारा एक प्रोटॉन होता है। तो मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो क्योंकि यहां पे एक प्रोटॉन है, तो मैंने भी आपको बताया था कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से जो सोडियम है, Na, सोडियम के न्यूक्लियस में हमारे कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। इसी तरीके से जो हमारा एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के जो न्यूक्लियस है उसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं, तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर हो गया वो कितना हो गया, 13 हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो ही हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है उस एटम का। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था, एटम का सारा मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, और सारा का सारा जो चार्ज होता है वो हमारा किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी। तो एटम का जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और पॉजिटिव कौन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि एटम का सारा मास होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जब सारा मास है तो मास किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो आपने क्या समझा कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे
एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Z से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट के। अब देखिए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो हमारे जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मास नंबर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने भी आपको बताया था कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझते हैं। अभी मैंने आपको यहां पे बताया था कि हाँ देखिए किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। इस चीज को समझना, कोई भी हमारा जो एलिमेंट होता है तो हम किसी भी एलिमेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां हमारा जो एक्स है वो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। सो जो हमारा जेड होता है बेसिकली वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? सो जेड रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। तो जेड हमारा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जेड को हम कहां पे लिखते हैं? हम एलिमेंट के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। तो हमारा जो जेड होता है वो एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पोर्शन पे ऊपर की तरफ हम लिखते हैं मास नंबर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां जो आपका ए हो गया, ए इज कॉल्ड मास नंबर। तो हमारा ए क्या होता है? ए हमारा होता है यहाँ पे मास नंबर। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, मैंने एलिमेंट ले लिया आपका सोडियम। तो सोडियम एलिमेंट ले लिया, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na हो गया। तो यहाँ पे जो X हो गया वो हमारा Na हो गया। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? जितने प्रोटॉन्स होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 11 होते हैं। तो सोडियम का जो Z हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, वो 11 हो गया। और सोडियम का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 23 होता है। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए अगर आपको ए निकालना है, मतलब अगर आपको यहां पे मास नंबर निकालना है, अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मास नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे? जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड कर दोगे किसके साथ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारे यहाँ पे हो गए दैट इज स्मॉल n। तो ये यहाँ पे हमारा मास नंबर होता है। तो किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है? जितने प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में और जितने न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में, उन दोनों को ऐड कर देना है, वही आपका मास नंबर होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो मास नंबर होता है डेट इज कैपिटल ए, वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डेट इज जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करोगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे। समझ आया? तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो जो भी मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूं, एल्यूमिनियम का सिंबल Al हो गया। एल्यूमिनियम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर होता है एल्यूमिनियम का 27। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो जेड हो गया बेसिकली वो 13 हो गया एटॉमिक नंबर। और मैंने आपको बताया था जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए? यहाँ पे 13 हो गए। ठीक है, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? यहाँ पे 13 हो गए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो 27 है ये हमारा क्या है? मास नंबर है। तो यहाँ पे ए कितना हो गया आपका? 27 हो गया। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? ए माइनस जेड करना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन्स एन अगर निकालने हो तो ए आपका हो गया 27 माइनस जेड आपका कितना हो गया? 13 हो गया। तो 27 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम में आपके 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए मैंने ले लिया जैसे यहाँ पे आपका कैल्शियम ले लिया। सो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो Z होता है वो होता है 20, नीचे की तरफ लिखते हैं। मास नंबर होता है 40, ऊपर की तरफ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अब यहाँ पे जो Z होगा एटॉमिक नंबर वो कितना है? 20 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स भी यहाँ कितने हो गए? 20 हो गए। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? यहाँ पे 20 हो गए। ये 40 क्या है? यहाँ पे आपका मास नंबर है।
तो ए आपका कितना हो गया यहाँ पे 40 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस जेड करके, तो ए आपका 40 है, जेड आपका 20 है, तो 40 माइनस 20 अगर आप करोगे तो 20 आ जाएगा। तो कैल्शियम में 20 हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, 20 ही प्रोटॉन्स होते हैं, 20 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर बता सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना, एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को हम लिखते हैं, ठीक है। जहां पे जो जेड होता है वो किसके इक्वल होता है, जितने हमारे प्रोटॉन्स होते हैं या जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, जितने हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, जो जेड होता है उसमें प्लस कर दो जितने हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मिला के मास ही एटम का मास कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का जो मास होता है वो लगभग सेम होता है। तो एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से, और आप बोल सकते हो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। देखिए अब एक टॉपिक और रह गया है हमारा, नाउ वन टॉपिक रिमेन्स, और वो जो टॉपिक है आपका मतलब इसी से ये रिलेटेड, एटॉमिक नंबर, मास नंबर से। देखिए दो टाइप के हमारे एटम्स होते हैं, एक तो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, एक हमारे आइसोबार होते हैं। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप हमारे वो एटम होते हैं जिनका मास नंबर तो अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स हमारे वो एटम होते हैं जिनका मास नंबर अलग होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान के चलिए कि सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम बात कर रहे हैं आइसोटोप की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, आइसोटोप की। तो आइसोटोप क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जिनका जो मास नंबर होता है वो हमारा डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में 3 टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। ये जो 1H1 है ये 99.985% होता है, ये लगभग 0.015% होता है, और ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में मिलता है अर्थ पे। मतलब हाइड्रोजन के एलिमेंट में 3 टाइप के हाइड्रोजन के एटम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो 1H1 होता है, ये बाकी ना के बराबर होते हैं। अब ये आइसोटोप क्यों होते हैं, अब देख सकते हो एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर तीनों के डिफरेंट है। तीनों का जो मास है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, इन्हीं को हम आइसोटोप बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। ठीक है, पहले वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे को बोलते हैं ट्रीटियम। ये 3 हमारे आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कार्बन का एक आइसोटोप होता है 6C12 और एक कार्बन का आइसोटोप होता है 6C14। ये कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं। तो एक में कार्बन का मास 12 होता है, एक में कार्बन का मास 14 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये आइसोटोप हो गए। उसके बाद हम देखते हैं आइसोबार क्या होते हैं। तो देखिए आइसोबार क्या होते हैं, जिनमें हमारे एटॉमिक मास तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास है सी, कार्बन का C614, ये मेरे पास एक एटम है कार्बन का, और एक मेरे पास नाइट्रोजन का एटम है नाइट्रोजन 714। तो देखिए ये दोनों आइसोबार होते हैं। आइसोबार क्यों होते हैं, क्योंकि इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन इनका मास नंबर सेम है। ठीक है, और आइसोटोप में क्या होता था, मास नंबर अलग होता था, एटॉमिक नंबर सेम होता था। यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। तो आइसोबार हमारे वो एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर हमारे डिफरेंट होते हैं, मास नंबर सेम होता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास आर्गन होता है, आर्गन 1840, और एक मेरे पास कैल्शियम होता है, कैल्शियम 2040। देख सकते हो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर सेम है। तो ये हमारा क्या होता है, आइसोबार होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।